नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे इस जटिल समाज को, इसकी पहेलियों को एक वैज्ञानिक नजरिए से कैसे समझा जा सकता है। हमारा आज का विषय है सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति। तो सबसे पहले यही बड़ा सवाल आता है कि क्या इंसानी समाज और उसके तौर तरीकों का अध्ययन भी एक विज्ञान हो सकता है? मतलब जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से उठता रहा है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम जानेंगे कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन आखिर होता क्या है। फिर इस वैज्ञानिक पद्धति का सही मतलब समझेंगे। हम दो बड़े विचारकों से मिलेंगे जिन्होंने इसकी नींव रखी। इसकी खासियतों को जानेंगे और फिर देखेंगे कि असल में रिसर्च के 7 कदम कौन-कौन से होते हैं। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। आखिर हमें समाज को पढ़ने के लिए किसी खास तरीके की जरूरत ही क्यों है? सब अपनी अपनी राय तो रखते ही हैं। देखिए, हमारा समाज ना तरह तरह के विचारों, मान्यताओं और पहले से बनी बनाई धारणाओं से भरा हुआ है। ऐसे में सच क्या है और सिर्फ किसी की राय क्या है, इसमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि हम भरोसेमंद जानकारी तक पहुंचे कैसे? और यहीं पर वैज्ञानिक पद्धति की एंट्री होती है। तो ये वैज्ञानिक पद्धति आखिर है क्या भला? चलिए अब इसके मतलब को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर इसे आसान भाषा में तोड़ें तो ये एक ऐसा तरीका है जो हमें सिखाता है कि सामाजिक घटनाओं को बिना किसी भेदभाव, मतलब वस्तुनिष्ठ होकर, एक सिस्टम से और तर्क के साथ कैसे स्टडी करें। यह सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से जांचने परखने की पूरी प्रक्रिया है। अच्छा, इस पूरी मेहनत का मकसद क्या है? पहला, ऐसा ज्ञान तैयार करना जिस पर हम भरोसा कर सकें, जो किसी के व्यक्तिगत झुकाव से प्रभावित ना हो। दूसरा, ये पता लगाना कि कोई चीज क्यों हो रही है, यानी कारण और उसके असर के बीच का रिश्ता खोजना। तीसरा, जो सामाजिक सिद्धांत पहले से मौजूद हैं, उन्हें परखना और नए सिद्धांत बनाना। और आखिरकार, समाजशास्त्र को सबूतों पर आधारित एक पक्का विज्ञान बनाना। अब इस कहानी में दो बहुत अहम किरदार आते हैं जिन्होंने इस पद्धति को शक्ल दी। ये हैं पीवी यंग और एमिल दुर्खी। इन दोनों के नजरिए में एक दिलचस्प फर्क है। पीवी यंग का फोकस ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो हमें रिसर्च करने का तरीका बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। वहीं एमिल दुर्खीम एक दार्शनिक आधार तैयार करते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि समाज का अध्ययन एक विज्ञान क्यों होना चाहिए। दुर्खीम की ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना, लेकिन ये बहुत गहरी है। उनका कहना था कि समाज की जो घटनाएं हैं, जैसे गरीबी या कोई रीति रिवाज, वो हमारी सोच से बाहर अपनी एक हकीकत रखती हैं। हमें उन्हें ठीक वैसे ही स्टडी करना चाहिए जैसे कोई साइंटिस्ट किसी पत्थर या पेड़ को करता है, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के, एकदम ऑब्जेक्टिव होकर। और यहाँ पीवी यंग का प्रैक्टिकल नजरिया साफ दिखता है। उनके लिए ये मेथड एक रोड मैप की तरह है। आप सिस्टम से फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और फिर एक नतीजे पर पहुंचते हैं। सब कुछ एक तय प्रक्रिया के तहत होता है। चलिए अब उन बुनियादी उसूलों को देखते हैं जो इस वैज्ञानिक पद्धति को इतना भरोसेमंद और मजबूत बनाते हैं। आप इन्हें इसकी नींव के पत्थर भी कह सकते हैं। इन खासियतों को देखिए। वस्तुनिष्ठता और मूल्य तटस्थता का मतलब है कि रिसर्चर अपनी पर्सनल पसंद नापसंद को स्टडी से बाहर रखे। व्यवस्थित होने का मतलब है कि हर चीज एक तय प्लान के मुताबिक हो। सत्यापन योग्यता ये पक्का करती है कि जो नतीजे आपने निकाले हैं, कोई दूसरा भी उन्हें जांच सके। तार्किक तर्क का मतलब है कि हर नतीजा सबूतों पर टिका हो, किसी की मर्जी पर नहीं। और सामान्यीकरण का मकसद होता है कि एक छोटी सी स्टडी के नतीजों से हम बड़े समाज के बारे में कुछ समझ सकें। तो थ्योरी की बातें तो बहुत हो गईं। अब ये देखते हैं कि असल जिंदगी में ये तरीका काम कैसे करता है। ये एक तरह की खोज यात्रा है जिसमें 7 पड़ाव आते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना किसी जासूस के काम करने जैसी है। सबसे पहले आप एक केस चुनते हैं, यानी एक समस्या। फिर आप पुरानी फाइलों को खंगालते हैं, यानी उस विषय पर जो पहले लिखा जा चुका है उसे पढ़ते हैं। फिर आप एक अंदाजा लगाते हैं कि मुजरिम कौन हो सकता है। इसे हम परिकल्पना कहते हैं। इसके बाद आप अपनी जांच का पूरा प्लान बनाते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं और आखिर में सबूतों का विश्लेषण करके केस को सॉल्व करते हैं, यानी एक नतीजे पर पहुंचते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की दुनिया से क्या लेने देना है।
क्या ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, ये पद्धति समाजशास्त्र को एक भरोसेमंद विज्ञान का दर्जा दिलाती है। ये हमें सामाजिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी या असमानता की जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। इससे सरकारों को बेहतर नीतियां बनाने के लिए ठोस आधार मिलता है और सबसे बड़ी बात, ये हमें सबूतों की ताकत देती है ताकि हम समाज में फैली गलत धारणाओं, अंधविश्वासों और अफवाहों को चुनौती दे सकें। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे विषय का सार है। मतलब वैज्ञानिक पद्धति सिर्फ समाज को देखने का एक नया चश्मा नहीं है, बल्कि ये उसे गहराई से समझने और फिर उसे बेहतर बनाने का एक ताकतवर औजार है। तो मैं आप सबको इसी सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा। जरा सोचिए, हमारे समय की जो बड़ी सामाजिक चुनौतियां हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ का बढ़ता संकट या फिर ऑनलाइन फैलती नफरत, इन जटिल समस्याओं को समझने और इनका हल निकालने के लिए हम इस वैज्ञानिक नजरिए का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।